Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my students. Welcome back to another video of class first year physics in board. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 3 मोशन इन वन डायमेंशन को। और आज के इस लेक्चर में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, थोड़ी सी डेरिवेशन इसकी लॉन्ग है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स परेशान होते हैं इसको करने में। तो आखिर तक आप लोग इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। बहुत आसान से तरीके से हम लोग पूरी डेरिवेशन को करेंगे, तो आप लोगों को उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस सिर्फ आपने स्टेप्स को याद रखना होगा और बाकी जो है पूरी डेरिवेशन करने में भी आपको मज़ा आएगा और पूरी डेरिवेशन आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में हम लोग करेंगे क्या। हमारे पास कोलिजन्स दो तरह की होती हैं, एक होती है इलास्टिक और एक होती है इनइलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहती है, कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, यानी कि जो बॉडीज आपस में टकरा रही होंगी, कोलाइडिंग बॉडीज का टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन बराबर रहेगी। ठीक है, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसको मैं और आसान तरीके से आप लोगों को बता देता हूँ कि दो टकराने वाली बॉडीज का बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये सब बात जो है वो यहीं पर मैंने लिखी है। सच टाइप ऑफ कोलिजन ऑफ bodies in which the total kinetic energy and total momentum of the system remains constant before and after collision is known as elastic collision. इलास्टिक कोलिजन ऐसी टाइप की कोलिजन होती है कि जिसके अंदर टकराने वाली दोनों बॉडीज का, कोलाइडिंग बॉडीज का टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग इलास्टिक कोलिजन। इसकी डायग्राम यहाँ पर मैंने बनाई हुई है और ये डायग्राम अगर आप लोगों को समझ में आ गई, डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा इजी होती हैं। बस उसमें हम लोगों को करना क्या होता है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना होता है, फिगर समझनी होती है और बस अपने आगे कंटिन्यू करना होता है। कोई इसमें याद करने वाली बात नहीं होती। इस टॉपिक में जो यूज आएगा वो आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, और मैंने आपको बता दी बात कि इसमें हम लोग किन दो लॉस का यूज करने वाले हैं। हम लोग यूज करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कोलाइडिंग बॉडीज का, टकराने वाली बॉडीज का टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन बराबर रहेगी। तो यानी कि हम लोगों को इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को यूज करना है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, ये डायग्राम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली है। ठीक है, बिफोर कोलिजन, बीसी का मतलब है बिफोर कोलिजन। हम लोगों ने दो बॉडीज ली, इस वाली बॉडी को मैंने नाम दिया बॉडी ए का, इस वाली बॉडी को मैंने नाम दिया बॉडी बी का। और जाहिर सी बात है बॉडी है तो उसका कोई मास होगा, तो ए वाली बॉडी के मास को मैंने नाम दे दिया m1 का और बी वाली बॉडी के मास को मैंने नाम दे दिया m2 का। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया कि हम लोगों को दोनों बॉडीज को आपस में टकराना है। तो अब आप लोग फर्ज करें, एक बॉडी ऐसे जा रही है चलती हुई और एक बॉडी इसके पीछे आ रही है चलती हुई। ठीक है, सपोज करें एक गाड़ी ऐसे जा रही है आगे और एक गाड़ी इसके पीछे जा रही है। अब हम दोनों को इसको टकराना है, तो ऑब्वियसली बात है आप लोगों को जहन में आ रहा होगा, टकराने के लिए मुझे ये वाली बॉडी का ब्लैक मार्कर की वेलोसिटी मुझे ज्यादा रखनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों बॉडीज आपस में टकरा जाएं। अगर ये वाली बॉडी, ब्लू मार्कर वाली बॉडी तेज स्पीड से मूव करेगी तो भी ये दोनों आपस में नहीं टकरा पाएंगे, और अगर ये ब्लैक वाली बॉडी स्लो स्पीड से मूव करेंगी तो भी ये आपस में नहीं टकरा पाएंगे, तो भी ये आपस में दोनों बॉडीज टकरा नहीं पाएंगी। टकराने के लिए क्या करना पड़ेगा? टकराने के लिए ये जरूरी है कि ये ब्लैक मार्कर वाली बॉडी जो है वो तेज स्पीड से मूव करे, तो ये दोनों आपस में टकरा जाएंगी। तो ये देखें, जब भी मैंने ये ए वाली बॉडी की जो एरो है इसको ज्यादा एरो बनाया है,
ये शो कर रहा है कि ये वाली बॉडी ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही है, और बी वाली बॉडी का मैंने एरो जो है वेलोसिटी का छोटा बनाया है, और ये शो कर रहा है कि बी वाली बॉडी कम वेलोसिटी से मूव कर रही है। और जब ऐसा होगा कि ए वाली बॉडी तेज वेलोसिटी से मूव करेगी तो ये दोनों जाकर आपस में टकरा जाएंगी, कोलिजन हो जाएगी, जो हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, अब ए वाली बॉडी की वेलोसिटी को मैंने कह दिया u1 और बी वाली बॉडी की वेलोसिटी को मैंने कह दिया u2। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि वेलोसिटी को तो v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये फिजिक्स है। इसमें सिर्फ हम लोगों ने u1 इस वेलोसिटी को इसलिए कहा क्योंकि आप लोग ताकि फर्क पैदा कर सकें। क्या फर्क पैदा कर सकें कि बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी होगी वो u वाली होगी, और आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होगी वो v वाली होगी। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने डिफरेंस पैदा करने के लिए, फर्क पैदा करने के लिए यहाँ पे वेलोसिटी को u कह दिया और आफ्टर कोलिजन में वेलोसिटी को v कह दिया, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस पैदा करने के लिए। कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं। ठीक है, तो a वाली बॉडी की वेलोसिटी को मैंने कह दिया u1 और b वाली बॉडी की वेलोसिटी को मैंने कह दिया u2, ताकि आपको पता चल सके कि ये जो वेलोसिटीज हैं ये बिफोर कोलिजन वाली हैं। ठीक है, और फिर अब आगे क्या होगा, बिफोर कोलिजन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब क्या होगा, ये वाली बॉडी जब तेज वेलोसिटी से मूव करेगी तो ये जाके टकरा जाएगी इससे। तो यहाँ पर मैंने लिखा ड्यूरिंग कोलिजन। ये देखें, ये दोनों बॉडी आपस में जाकर एक दूसरे से टकरा गई, इनकी हो गई कोलिजन। ये दोनों बॉडीज आपस में टकरा गई, वही वाली बॉडीज चल रही है, 6 बॉडीज नहीं है ये कंडीशंस बता रहे हैं कि बिफोर कोलिजन क्या हो रहा है, ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा है और आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है। बॉडीज वही है दोनों। ये देखें, वही वाली बॉडी ए, मास इसका m1, ये वाली बॉडी बी, मास इसका m2, सेम वही चल रहा है। ठीक है, अब टकराने के बाद क्या होगा, आफ्टर कोलिजन क्या होगा। ठीक है, यही वाली बॉडी ए बॉडी, इसका मास क्या m1, और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी में आ जाएगी तब्दीली, और यहाँ पे आफ्टर कोलिजन हम लोगों ने वेलोसिटी को शो किया, ए वाली वेलोसिटी को हम लोगों ने आफ्टर कोलिजन शो किया v1 से, और बी वाली वेलोसिटी को हम लोगों ने आफ्टर कोलिजन शो किया v2 से। अब आप लोगों को फर्क समझ में आ रहा होगा, जहां पर भी टर्म u का आ जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि u वाली वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन वाली, और जहां पर भी टर्म v का आ जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि v वाली वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वाली। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने फर्क पैदा करने के लिए, यहाँ पर डिफरेंस पैदा करने के लिए वेलोसिटीज को u से शो किया बिफोर कोलिजन में और आफ्टर कोलिजन में v से शो किया। उम्मीद करता हूं कि ये सारी जो कहानी यहाँ पर है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने दो बॉडीज को कंसिडर किया, दोनों बॉडीज को हम लोगों ने आपस में टकरा दिया। टकराने से पहले उन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी u1 और u2 थी, टकराने के बाद उन दोनों की वेलोसिटीज में फर्क आ गया, v1 हो गई और v2 हो गई। ठीक है, और हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। क्या होगा कि कोलाइडिंग बॉडीज का टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो हम लोगों को इस डेरिवेशन में दो फॉर्मूलाज का यूज करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं पहले बिफोर कोलिजन जो मैंने आपको समझाया, अब मैं बिफोर कोलिजन की डेरिवेशन को कंटिन्यू करता हूँ। आप लोग अगर वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे तो आप लोगों को किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ज्यादा मजेदार डेरिवेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन में क्या हो रहा था, अब उन तमाम चीजों को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, बिफोर कोलिजन में मोमेंटम, सबसे पहले मोमेंटम लिख देता हूं, मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। अब ये मैंने हेडिंग डाली है बिफोर कोलिजन, अब इसके नीचे में जो भी काम करूंगा वो रिलेटेड होगा किससे, बिफोर कोलिजन से। ठीक है, ये बात आप लोगों को जहन में रखनी है। अब मोमेंटम ऑफ बॉडी ए बिफोर कोलिजन, बॉडी ए का मुझे मोमेंटम निकालना है बिफोर कोलिजन। तो आप लोगों ने बचपन में मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा था। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। अब
ए में, बॉडी ए में देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मोमेंटम ऑफ बॉडी ए का मोमेंटम निकाल रहे हैं हम लोग। तो बॉडी ए में हम लोगों ने मास को किससे शो किया है, m1 से, और बॉडी ए में हम लोगों ने वेलोसिटी को किससे शो किया है, u1 से। और आप लोगों को पता है कि मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हम लोगों ने बॉडी ए में मास को शो किया m1 से, और हम लोगों ने बॉडी ए में वेलोसिटी को शो किया u1 से। तो इसका मोमेंटम किसके बराबर आ जाएगा, m1 u1 के। बहुत ज्यादा आसान बात थी, ठीक है। अब इसी तरह से मोमेंटम ऑफ बॉडी ए बिफोर कोलिजन लिख दिया, अब मोमेंटम ऑफ बॉडी बी बिफोर कोलिजन लिख देंगे, ठीक है। मोमेंटम ऑफ बॉडी बी इज इक्वल टू, अब बॉडी बी का मोमेंटम क्या बनेगा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और बॉडी बी में हम लोगों ने मास को किससे शो किया, m2 से, और बॉडी बी में हम लोगों ने वेलोसिटी को किससे शो किया, u2 से। तो इसका मोमेंटम किसके बराबर आ जाएगा, m2 u2, ठीक है। कितने ज्यादा आसान स्टेप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले बिफोर कोलिजन की कहानी हम लोग लिख रहे हैं। बॉडी ए का मोमेंटम लिख दिया बिफोर कोलिजन वाला, उसके बाद बॉडी बी का मोमेंटम लिख दिया बिफोर कोलिजन वाला। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लिख दूंगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। टोटल मोमेंटम कैसे मालूम होगा कि बॉडी ए के मोमेंटम को और बॉडी बी के मोमेंटम को प्लस कर दें तो हमारे पास टोटल मोमेंटम आ जाएगा बिफोर कोलिजन का, ठीक है। आसान सा स्टेप था। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल मोमेंटम। ये सारे स्टेप्स जो हैं वो ये बिफोर कोलिजन वाले हैं, ठीक है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। टोटल मोमेंटम किसके बराबर आ जाएगा, जब मैं बॉडी ए के मोमेंटम को और मैं बॉडी बी के मोमेंटम को आपस में प्लस कर दूंगा। तो मींस m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है कि जिसके अंदर टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहती हैं। अब देखें, हम लोगों ने बिफोर कोलिजन में मोमेंटम के लिए काम तो कर लिया, अब हम लोगों ने किसके लिए काम करना है, अब हम लोगों ने काम करना है काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो अब मैं यहां पर लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए, और हेडिंग किसकी है, बिफोर कोलिजन। यानी कि अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग मालूम करने जा रहे हैं बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। ये सब काम किसकी हेडिंग के नीचे हो रहा है, बिफोर कोलिजन के, ठीक है। तो अब मैं यहां पर लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए। बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आप लोगों ने बचपन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। अब आप लोग कंपैरिजन कीजिएगा, हम लोगों को बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बिफोर कोलिजन। तो बॉडी ए में हम लोगों ने मास को किससे शो किया है, m1 से, और बॉडी ए में हम लोगों ने वेलोसिटी को किससे शो किया है, u1 से। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ m1 u1², ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए क्या निकलेगी, बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी m1 हाफ m1 u1², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। बॉडी ए में हम लोगों ने m को किससे शो किया था, m1 से, और बॉडी ए में हम लोगों ने वेलोसिटी को किससे शो किया था, u1 से। तो फॉर्मूला बन गया बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी का हाफ m1 u1², ठीक है। अब इसी तरह से बॉडी बी की हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, और किसकी हेडिंग का काम हो रहा है, बिफोर कोलिजन। यानी कि बॉडी बी की हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे बिफोर कोलिजन। यहां पर मैं लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी बिफोर कोलिजन, ठीक है। क्या करूंगा मैं इसके लिए,
बॉडी बी में हम लोगों ने मास को किससे शो किया था, m2 से, और बॉडी बी में हम लोगों ने वेलोसिटी को किससे शो किया था, u2 से। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना, हाफ m2 u2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी हम लोगों ने निकाल ली बिफोर कोलिजन। तो देखें, बिफोर कोलिजन वाली हम लोगों ने पूरी कहानी कर ली। जैसा कि हमारा टॉपिक था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इसमें हम लोगों को क्या करना था कि टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रखनी थी। तो बिफोर कोलिजन तो हम लोगों ने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के लिए काम कर लिया। अब आफ्टर कोलिजन हम लोग अब हम लोग आफ्टर कोलिजन में भी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के लिए काम करेंगे। बिल्कुल सेम स्टेप्स ऐसे ही चलेंगे आफ्टर कोलिजन के लिए भी, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन में हम लोगों ने बॉडी ए का मोमेंटम निकाल लिया, बॉडी बी का मोमेंटम निकाल लिया, इसी तरह से टोटल मोमेंटम निकाल लिया दोनों को प्लस करके। फिर इसी तरह से बिफोर कोलिजन में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली बॉडी ए की, और बॉडी बी की काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। अब उसके बाद क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने टोटल मोमेंटम कर दिया था, प्लस कर दिया था, अब यहाँ पे भी हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन निकाल देंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी को और बॉडी बी की काइनेटिक एनर्जी को जो हम लोगों ने निकाली है उसको जब हम लोग प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी बिफोर कोलिजन। तो यहाँ पर मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। क्या आ जाएगी हमारे पास, जब मैं बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी को और बॉडी बी की काइनेटिक एनर्जी को प्लस कर दूंगा। बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, बिफोर कोलिजन में हम लोगों ने ये सारी कहानी जो है वो पूरी कर ली, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने पूरी कर ली। अब मेरे पास बोर्ड फिल हो गया है, इसको मैं रब करता हूँ। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने बिफोर कोलिजन सारी कहानी करी, अब हम लोग आफ्टर कोलिजन में भी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के लिए काम कर लेंगे। सिंपल सेम स्टेप्स यहाँ पर चलेंगे, बस फर्क किसका आ जाएगा, आफ्टर कोलिजन में। आफ्टर कोलिजन में फर्क इस चीज का आ जाएगा कि आफ्टर कोलिजन में हम लोगों ने वेलोसिटी को शो किया हुआ है v से, बस इसका फर्क आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बिफोर कोलिजन में काम किया, अब हम लोग वैसे ही आफ्टर कोलिजन में काम करेंगे। जैसे बिफोर कोलिजन में सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने क्या किया, मोमेंटम मालूम कर लिया बॉडी ए का बॉडी बी का, उसके बाद टोटल मोमेंटम मालूम कर लिया। अब और उसके बाद क्या किया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए बॉडी बी मालूम की थी और टोटल काइनेटिक एनर्जी मालूम कर ली। सेम वही सीक्वेंस हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन इस दफा किसके लिए होगा, आफ्टर कोलिजन के लिए होगा। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ बॉडी ए का मोमेंटम, लेकिन इस बार किसके लिए, आफ्टर कोलिजन के लिए। तो आफ्टर कोलिजन में हम लोगों ने क्या किया था, बॉडी ए का मास वही था m1 और बॉडी बी का मास क्या था, वही था m2। सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी में फर्क आ गया था। बॉडी ए की वेलोसिटी थी v1 और बॉडी बी की वेलोसिटी थी v2। ठीक है, ये मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बना भी देता हूँ दोबारा। ये दोनों बॉडीज बनाई थी हम लोगों ने, ए बॉडी बॉडी बी बॉडी। ठीक है, इसका मास m1 था, इसका मास m2 था, वही जो चलता आ रहा था। इसकी वेलोसिटी को हमने v1 कह दिया था और इसकी वेलोसिटी को हम लोगों ने v2 कह दिया था। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन वाला स्टेप था ये वाला। आफ्टर कोलिजन में बॉडी ए की मास को हम लोगों ने किससे शो किया, m1 से, और आफ्टर कोलिजन में बॉडी ए की वेलोसिटी को हमने किससे शो किया, v1 से। तो मोमेंटम के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका मोमेंटम बॉडी ए का क्या बनेगा आफ्टर कोलिजन, m1 v1, यही मोमेंटम बनेगा। ठीक है, अब इसी तरह से मोमेंटम ऑफ बॉडी बी का मोमेंटम निकाल लेंगे। सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, मोमेंटम ऑफ बॉडी बी
बॉडी बी का मोमेंटम निकाल रहे हैं आफ्टर कोलिजन। तो बॉडी बी में हम लोगों ने मास को किससे शो किया था, m2 से, और बॉडी बी में हम लोगों ने वेलोसिटी को किससे शो किया था, v2 से। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम क्या बनेगा, बॉडी बी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m2 v2। ठीक है, अब इस तरह से क्या मालूम कर लेंगे, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या आ जाएगा, टोटल मोमेंटम जब बॉडी ए वाले मोमेंटम को और बॉडी बी वाले मोमेंटम को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आ जाएगा। तो बॉडी ए का मोमेंटम क्या था, m1 v1, और बॉडी बी का मोमेंटम क्या था, m2 प्लस कर रहे हैं हम लोग, टोटल मोमेंटम कैसे आएगा, ए बॉडी ए वाले मोमेंटम को और बॉडी बी वाले मोमेंटम को प्लस कर दें तो बॉडी ए वाला मोमेंटम लिख दिया प्लस बॉडी बी वाला मोमेंटम m2 v2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब उसी तरह से सेम सीक्वेंस, मोमेंटम के लिए काम कर लिया हम लोगों ने आफ्टर कोलिजन, अब इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग काम करेंगे आफ्टर कोलिजन। तो वन बाय वन मालूम करेंगे, बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी मालूम कर लेंगे आफ्टर कोलिजन और बॉडी बी की काइनेटिक एनर्जी मालूम कर लेंगे आफ्टर कोलिजन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए, सेम सीक्वेंस है। बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, बचपन में आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हाफ mv²। ठीक है, बॉडी ए में हम लोगों ने मास को किससे शो किया है, m1 से, और बॉडी ए में हम लोगों ने वेलोसिटी को किससे शो किया है, v1 से। तो बॉडी ए का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा हाफ m1 और v1²। ठीक है, इसी तरह से बॉडी बी की काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला बनेगा आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी, बॉडी बी की काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला बनेगा आफ्टर कोलिजन। बॉडी बी में हम लोगों ने मास को किससे शो किया है, m2 से, और बॉडी बी में हम लोगों ने वेलोसिटी को किससे शो किया है, v2 से। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ m2 v2²। ठीक है, हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए और बॉडी बी निकाल ली आफ्टर कोलिजन। अब हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी मालूम कर लेंगे आफ्टर कोलिजन। जो सेम सीक्वेंस हम लोग फॉलो कर रहे थे वही सीक्वेंस अब हम लोग आफ्टर कोलिजन में फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ये सब काम आफ्टर कोलिजन में हो रहा है। ठीक है, अब टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन कैसे मालूम करेंगे, जब हम लोग बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी को और जब हम लोग बॉडी बी की काइनेटिक एनर्जी को आपस में प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आफ्टर कोलिजन। बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ m1 v1², हाफ m1 v1² प्लस बॉडी बी की काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ m2 v2², हाफ m2 v2²। ये हमारे पास आ गई टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये जो सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पर किए हैं ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि हम लोग इलास्टिक कोलिजन में क्या करेंगे, दो लॉस का इस्तेमाल करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो हम लोगों ने बारी बारी क्या किया, हम लोगों ने बिफोर कोलिजन मोमेंटम्स मालूम कर लिए और हम लोगों ने आफ्टर कोलिजन मोमेंटम्स मालूम कर लिए। ठीक है, और हम लोगों ने बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी मालूम कर लिया और हम लोगों ने आफ्टर कोलिजन भी काइनेटिक एनर्जी को मालूम कर लिया। ठीक है, बिफोर कोलिजन हम लोगों ने
काइनेटिक एनर्जी भी मालूम कर ली और आफ्टर कोलिजन हम लोगों ने मोमेंटम भी मालूम कर ली। यानी कि आप लोग ये समझ लें कि हम लोगों ने बारी बारी काइनेटिक एनर्जी को और मोमेंटम को बिफोर कोलिजन भी मालूम कर लिया और आफ्टर कोलिजन भी मालूम कर लिया। ठीक है, अब हम लोग दो लॉस का इस्तेमाल करने वाले हैं इस डेरिवेशन में। सबसे पहले मैं किस लॉ से शुरुआत करूंगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बाय अप्लाइंग law of conservation of momentum। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को ये वाला फॉर्मूला याद भी होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद भी होगा, लेकिन ये बना कैसे ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज इक्वल्स टू total momentum before collision total momentum is equals to after collision total momentum। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर याद नहीं भी होगा तो ये याद रखिएगा, हम लोगों ने बिफोर कोलिजन में टोटल मोमेंटम किसके बराबर निकाला था? आप लोगों ने लिखा होगा यकीनन, मैंने तो यहां से रफ कर दिया। हम लोगों ने बिफोर कोलिजन में टोटल मोमेंटम बराबर निकाला था m1 u1 प्लस m2 u2 के इज इक्वल्स टू, और आफ्टर कोलिजन हम लोगों ने टोटल मोमेंटम किसके बराबर निकाला है? ये देखें, आफ्टर कोलिजन हम लोगों ने टोटल मोमेंटम किसके बराबर निकाला है? m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया। सबसे पहले हम लोगों ने पहला लॉ अप्लाई कर दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब मैं यहां पर अगले स्टेप में क्या करूंगा? m1 वाली टर्म्स को एक जगह कर दूंगा, ठीक है, और m2 वाली टर्म्स को एक जगह कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं रीअरेंजिंग द टर्म्स। हम लोग टर्म्स को अरेंज कर रहे हैं। m1 वाली टर्म्स एक जगह और m2 वाली टर्म्स एक जगह। तो ये देखिएगा, ये m1 वाली टर्म इधर लिखी हुई है इज इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस। ये m2 वाली टर्म इधर लिखी है इज इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस। तो यहां पर मैं सबसे पहले लिख देता हूं m1 u1, और m1 वाली टर्म्स को हमें एक जगह करना है तो इसको हमें उधर लेके आना है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 एज इट इज, और m2 वाली टर्म्स को हमें एक जगह करना है तो यहां पर m2 वाली टर्म है इज इक्वल्स टू उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस m2 u2। ठीक है, अब एक और चीज हो रही है, देखें यहां पर m1 आपस में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो यहां पर मैं हेडिंग डाल दूंगा बाय कॉमन। हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं, बहुत आसान डेरिवेशन है। यहां से क्या कॉमन आ गया? m1 लिख दिया कॉमन, अंदर क्या बचा? u1 माइनस v1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू एज इट इज। यहां से भी कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? m2 कॉमन ब्रैकेट v2 माइनस u2 बच गया अंदर। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का। सिर्फ आप लोगों ने स्टेप्स याद रखना है, डेरिवेशन बहुत आसान है, बहुत मजेदार है करना। ये हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल करते हुए अपना पहला स्टेप कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना था इलास्टिक कोलिजन में, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हम लोगों को बराबर रखनी थी, कांस्टेंट रखनी थी। ठीक है, अब हम लोगों ने ये मोमेंटम के लिए काम कर लिया, अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी के लिए भी काम कर लेंगे। अब हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई कर लिया, अब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को अप्लाई कर लेंगे। ठीक है,
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में भी क्या करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर निकलवाई थी, आप लोगों ने लिखी होगी यकीनन, उन दोनों को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा, जो मैंने आप लोगों को लिखवा चुका हूँ। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो चीज लिख ली होगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों ने लिखवाई थी और आप लोगों ने लिखी होगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हम लोगों ने क्या निकाली थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन हम लोगों ने क्या निकाली थी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिखवा रहा, ये सब आपको मैं लिखवा चुका हूँ, जो हम लोगों ने बारी बारी मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मालूम की थी, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था आपसे वीडियो आप लोग एंड तक कनेक्टेड रहिएगा, बहुत ज्यादा इजी डेरिवेशन है, आप लोगों को बआसानी समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज कॉमन निकल रही है, क्या कॉमन निकल रहा है, हाफ, तो हाफ कॉमन आ गया। ठीक है, उसके बाद अंदर क्या बच गया, m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ तो कॉमन आ चुका है, फिर क्या बचा m2 u2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इज इक्वल्स टू, और इधर भी क्या कॉमन आ रहा है, हाफ, हाफ कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ तो कॉमन आ चुका है, तो फिर और क्या बचा m2 v2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब क्या होगा, बहुत ज्यादा आसान स्टेप, हाफ से हाफ मर गया। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें बची, तो इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सब एज इट इज लिख देंगे, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, अब वही काम जो हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में किया था, क्या किया था, m1 वाली टर्म्स को एक जगह लिख दिया था, m2 वाली टर्म्स को एक जगह लिख दिया था। ये देखें, m1 वाली टर्म यहाँ पे छुपी है, इसको हम लोग यहाँ ले आएंगे, m2 वाली टर्म यहाँ पे छुपी है, इसको हम लोग यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ m1 u1 स्क्वायर, m1 वाली टर्म हमें इधर डालनी है, तो इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस m1 v1 स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर एज इट इज, ये वाली टर्म m2 वाली टर्म हमें उधर लेके जानी है, तो ये वहां जाके क्या हो जाएगी, माइनस m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, ये u है, u। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर कॉमन आ रहा है, m1 कॉमन आ रहा है, वही वाला स्टेप चल रहा है, m1 कॉमन आ गया, m1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां से क्या कॉमन आ गया, m2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद जो है वो फर्दर रब करके मैं आप लोगों को, अब मैंने आप लोगों को यहाँ तक समझा दिया था। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला लग रहा है जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको a के कंसीडर किया मैंने और इसको b के बराबर कंसीडर किया, इसको a के बराबर कंसीडर किया और इसको b के बराबर कंसीडर किया। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b के, ये वाला फॉर्मूला आप लोग
पढ़ चुके हैं, इधर भी यही लग रहा है और इधर भी यही लग रहा है। ठीक है, ठीक है। अब ये m1 एज इट इज लिख देता हूं मैं, और यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, तो ये देखें यहाँ से हम लोग फॉर्मूला पुट करना शुरू करेंगे। a किसके बराबर था, u1 के। ठीक है, a बराबर था u1 के, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी a माइनस बी। तो a किसके बराबर था, u1 के, प्लस b किसके बराबर था, v1 के, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन। a किसके बराबर था, u1 के, माइनस d किसके बराबर था, v1 के, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इज इक्वल्स टू एज इट इज m2 एज इट इज। फिर यहां पे फॉर्मूला लग रहा है, a किसके बराबर था, a किसके बराबर था, v2 के, प्लस फॉर्मूले का b किसके बराबर था, u2 के, ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाला ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, a किसके बराबर था, v2 के, माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला b किसके बराबर था, u2 के। ये हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, जो यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा था और यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा था उसको हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली पुट कर दिया। अब हम लोगों ने इक्वेशन 2 तक काम किया था। इक्वेशन 2 हम लोगों ने किसको नाम दिया था, जो हम लोगों ने निकाली थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। अब इक्वेशन 3 हम लोग नाम दे रहे हैं, जो हम लोगों ने निकाली है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 3 का। अब हम लोगों को करना ये है कि हम लोगों को मासेस को गायब करना है, यानी कि मासेस को कैंसिल करना है। तो हमारे पास इक्वेशन से खेलने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं, या तो आप प्लस कर दें, या तो आप माइनस कर दें, या डिवाइड कर दें, या मल्टीप्लाई कर दें। तो मासेस को कैंसिल करने के लिए ना तो हम लोग प्लस कर सकते हैं, ना तो हम लोग माइनस कर सकते हैं, और ना ही हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मासेस को कैंसिल करने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो हम लोगों ने 2 इक्वेशंस बना ली हैं भी, इक्वेशन 2 जो हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बनाई, और इक्वेशन 3 जो हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से बनाई, इसको मैं आपस में डिवाइड करवा दूंगा ताकि मेरे पास मासेस जो हैं वो हो जाए गायब। तो मैं यहां पर एक स्टेप लिख देता हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2। इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से, और डिवाइड कैसे करेंगे, यहां पर क्या लिखा है 3/2, यानी कि 3 वाली इक्वेशन ऊपर आनी चाहिए और 2 वाली इक्वेशन नीचे आनी चाहिए। क्या मतलब कि 3 का लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगा 2 के लेफ्ट हैंड साइड से, और 3 का राइट हैंड साइड डिवाइड होगा 2 के राइट हैंड साइड से। ठीक है, ये वाला रूल आपको पता है 3/2। तो 3 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3 का लेफ्ट हैंड साइड है m1 ब्रैकेट u1 प्लस v1, u1 प्लस v1 ब्रैकेट क्लोज, और यहां पे क्या बचा u1 माइनस v1, और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखिए 3/2। तो 3 का लेफ्ट हैंड साइड ऊपर आ गया, और डिवाइड किससे हो रहा है 2 से, तो 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या था, मैं आप लोगों को ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, तो यहां पर मैं देख के लिख देता हूं। 2 का लेफ्ट हैंड साइड था m1 u1 माइनस v1, m1 u1 माइनस v1, ये था हमारे पास 2 का लेफ्ट हैंड साइड। अब इज इक्वल्स टू, अब 3 का राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, m2 v2 प्लस u2 v2 माइनस u2, ये हमारे पास है 3 का राइट हैंड साइड। डिवाइड किससे हो रहा है 2 से, तो क्या होगा 3 का राइट हैंड साइड डिवाइड होगा 2 के राइट हैंड साइड से, और 2 का राइट हैंड साइड मैंने आपको क्या लिखवाया था, m2 v2 माइनस u2, m2 v2 माइनस u2, यही लिखवाया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, अब देखें क्या हो रहा है, m1 से m1 गायब हो गया, उसके बाद और क्या कैंसिल हो रहा है, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, m2 से m2 गायब हो गया, उसके बाद v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर क्या बचा, u1 प्लस क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू, उधर क्या बचा v2 प्लस u2, v2 प्लस u2। यहां तक जो है हम लोगों ने अपनी डेरिवेशन जो है वो कर ली है। अब इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 4 का। इक्वेशन नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4।
अब ये जो हमारे पास ये फॉर्मूला आया है, ये इक्वेशन आई है, अब इससे हम लोग v1 का फॉर्मूला मालूम कर लेंगे और इससे हम लोग v2 का फॉर्मूला मालूम कर लेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इसी इक्वेशन से हम लोगों को v1 का फॉर्मूला भी बनाना है और इसी इक्वेशन से हम लोगों को v2 का फॉर्मूला भी बनाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, v1 का फॉर्मूला बनाने के लिए v1 के लिए आप लोग इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे v2 के लिए। ठीक है, ये मैं करके बताऊंगा लेकिन पहले से बता रहा हूं। और v1 का फॉर्मूला बनाने के लिए आप लोग इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे v2 के लिए और v2 का फॉर्मूला बनाने के लिए आप लोग इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे v1 के लिए। ठीक है, ये बात मैं आप लोगों को यहाँ पर करके दिखाता हूँ बोर्ड रख करके। अब जो मैंने आप लोगों को इक्वेशन लिखाई थी वही इक्वेशन मैंने यहाँ पर ऊपर लिखी थी, इसको हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 4 का। अब इसी इक्वेशन से हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे पहले v1 के लिए, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे v2 के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉल्विंग फॉर v1, सॉल्विंग फॉर v1। तो v1 के लिए मैं क्या करूंगा, फॉर्मूले को अरेंज करूंगा v2 के लिए और v2 मालूम करने के लिए क्या करूंगा, फॉर्मूले को अरेंज करूंगा v1 के लिए। अरेंज करने से क्या मुराद है कि इस इक्वेशन में से मैं अरेंज करूंगा v2 के लिए। और वो कैसे करूंगा कि मैं कर दूंगा v2 को अलग। कैसे अलग करूंगा, ये वाला प्लस ये वाला u2 यहाँ पर प्लस का है, इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये इक्वेशन बन जाएगी v2 के लिए। देखिएगा v1 के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन को अरेंज कर रहा हूं v2 के लिए, अपोजिट है। तो v2 एज इट इज इक्वल्स टू u1 प्लस v1। मुझे v2 को अलग करना था तो ये वाला उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस u2। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर तो मैंने लिखा है सॉल्विंग फॉर v1 और मैंने फॉर्मूला बना दिया v2 का, तो ये मैंने क्या किया, लेकिन कुछ डेरिवेशन जो होती हैं थोड़ी सी लॉन्ग होती हैं, तो ये भी जो है अभी स्टेप्स इसके होंगे, तो फिर हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा v1 का। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने पास वैल्यू आई है, जो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी कितनी पहले, इक्वेशन नंबर 1 में मैं ये v2 वाली वैल्यू को पुट करूंगा तो वहां से मेरे पास आ जाएगा फॉर्मूला v1 का। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन नंबर 1 वाली इक्वेशन हमने क्या बनाई थी, आप लोगों को याद होगी। 1 वाली इक्वेशन हमने बनाई थी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमने बनाई थी इक्वेशन नंबर 1। और ये v1 का फॉर्मूला मालूम करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, फॉर्मूले को अरेंज किया v2 के लिए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये v2 की पूरी वैल्यू आ गई मेरे पास। अब ये पूरी v2 की जो वैल्यू आई है इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, मैं ये जो है सेम स्टेप आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 लिख दी मैंने, अब फॉर्मूला लिख दूंगा मैं यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर लिखा है v2 का। तो m1 u1 एज इट इज प्लस m2 u2 एज इट इज, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या बचा, m1 v1 एज इट इज प्लस m2 और v2 की जगह क्या आ जाएगा, ये v2 का फॉर्मूला जो मैंने निकाला है, क्या निकाला है, v2 किसके बराबर निकाला है, u1 प्लस v1 माइनस u2। v2 की जगह मैंने रख दिया उसका फॉर्मूला। अब हम लोग मजीद सिंपलीफाई कर लेंगे, ये पूरा एज इट इज रहेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2। और ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये m2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये m2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वाला m2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा m2 u1, ठीक है, प्लस 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 m2 v1, उसके बाद क्या हो रहा है प्लस माइनस माइनस, क्या हो रहा है m2 u2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं u वाली टर्म्स को एक जगह कर दूंगा और v वाली टर्म्स को एक जगह कर दूंगा। देखें यहां पर मेरे पास u वाली टर्म्स हैं, एक जगह हुई नहीं है, लेकिन यहां पर भी मेरे पास दो u वाली टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उन दोनों को मैं वहां पहुंचाऊंगा। एक ये u वाली टर्म है और एक ये u वाली टर्म है। उसके बाद m1 वाली टर्म्स को मैं v1 वाली टर्म्स को मैं रहने दूंगा एक जगह,
मैं अरेंज कर रहा हूँ u वाली टर्म्स को एक जगह कर रहा हूँ और v वाली टर्म्स को एक जगह कर रहा हूँ। तो देखें यहाँ पर u वाली टर्म्स लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर भी u वाली टर्म है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं u वाली टर्म्स को एक जगह रख दूंगा और v वाली टर्म्स को एक जगह रख दूंगा। कैसे रखूंगा देखिएगा, यहाँ पर u वाली टर्म्स तो हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक u वाली टर्म एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको वहां पहुंचा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और u वाली टर्म एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको भी वहां पहुंचा दूंगा। और यहाँ पर तो v वाली टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो v वाली टर्म्स तो यहाँ पर ऑलरेडी अरेंज हुई भी हैं, तो यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। m1 u1 एज इट इज प्लस m2 u2 एज इट इज। उसके बाद ये वाला m2 u1 वहां पे प्लस का है, तो जाके क्या हो जाएगा माइनस माइनस m2 u2 और ठीक है इज इक्वल्स, सॉरी और भी हम लोगों को अरेंज करना है। ये यहाँ पर माइनस का उधर जाके क्या होगा प्लस प्लस m2 u2 और इक्वल्स टू के उधर क्या बचा m1 v1 और प्लस m2 v1 प्लस m2 v1 बच गया इक्वल्स टू के उस तरफ, ठीक है। अब और क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पर, ये देखें m2 u2 प्लस का m2 u2 प्लस का 2 m2 u2 हैं, तो क्या हो जाएगा 2 m2 u2, ठीक है। तो ये वाला बहुत ज्यादा आसान डेरिवेशन है, सिर्फ सिंपल मैंने क्या किया u वाली टर्म्स को देखें एक जगह कर दिया। ये देखें यहाँ पर u वाली टर्म u वाली टर्म u वाली टर्म u वाली टर्म एक जगह कर दें, और देखें v वाली टर्म्स को एक जगह कर दिया, ठीक है। अब देखें m2 u2 प्लस का है, m2 u2 प्लस का है, 2 m2 u2 हैं, तो क्या हो जाएगा 2 m2 u2। ये देखें m1 u1 एज इट इज माइनस m2 u2 एज इट इज। उसके बाद ये क्या हो रहा है प्लस 2 m2 u2, ठीक है। इज इक्वल्स टू के उधर क्या बचा m1 v1 एज इट इज प्लस m2 v1 एज इट इज, ठीक है। अब मैं बोर्ड को रब कर देता हूं, फिर हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की, लेकिन आप लोगों ने साइंस को और m1 m2 को बहुत ज्यादा ध्यान से इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पर क्या आया था m2 u1, ये देखिए यहाँ पर भी मैंने सही लिखा है m2 u1, लेकिन इसको मैंने वहां शिफ्ट करना था। क्यों करना था, क्योंकि मैं u वाली टर्म्स को एक जगह कर रहा हूं, तो ये वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस m2 u1, लेकिन यहाँ पर मैंने u2 लिख दिया। तो ये देखें ये वही वाला स्टेप है, माइनस m2 और u1 है, ये है u1, तो ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा u1। आप लोगों ने बहुत ज्यादा एहतियात से करनी है ये वाली डेरिवेशन, तो जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे इसके लिए कम है। देखें अब क्या कर रहा हूं मैं, अब बोर्ड को रब कर देता हूं, फिर हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब देखिएगा जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखी थी इक्वेशन, वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है u1, और यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है v1, तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया u1, और अंदर क्या बचा m1 माइनस m2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 m2 u2 एज इट इज इक्वल्स टू, इधर क्या कॉमन आया v1, अंदर क्या बचा m1 प्लस m2, ठीक है। अब मुझे फॉर्मूला किसके लिए बनाना था, v1 के लिए बनाना था। अब आप लोगों को समझ में आया कि क्या किया, इतना लंबा स्टेप, ये थोड़ी सी लॉन्ग डेरिवेशन है, प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। साइंस का आप लोगों ने ख्याल रखना है, v1 v2 m1 m2 का ख्याल रखना है आप लोगों ने, ठीक है। v1 के लिए फॉर्मूला बनाना था, तो v1 को मींस मुझे अलग करना है। ये वाला पूरा फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है v1 का, इज इक्वल्स टू ये पूरी चीज एज इट इज u1 m1 माइनस m2 प्लस 2 m2 u2 अपॉन ये वाला पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया डिवाइड m1 प्लस m2। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, ये देखिए ये डिवाइड में इन दोनों के साथ है, ये देखिए ये डिवाइड में इन दोनों के साथ है, तो मींस ये पूरा फैक्टर इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है और ये पूरा फैक्टर इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है। तो इसको मैं सेपरेट करके लिख देता हूं, इक्वल्स टू u1 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये देखें ये डिवाइड में इन दोनों के साथ था, तो मींस ये वाला पूरा फैक्टर इसके साथ भी है डिवाइड में, और ये वाला पूरा फैक्टर इसके साथ भी डिवाइड में, तो मैंने ब्रेक करके लिख दिया। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला बना दिया v1 का। अब इसी तरह से हम लोग इक्वेशन 4 को यूज करते हुए फॉर्मूला बनाएंगे v2 के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं, v2 का फॉर्मूला बनाते हैं। हम लोगों ने v1 का फॉर्मूला बना लिया, अब हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं v2 का। तो मैंने आपको बताया था v1 के लिए फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, इक्वेशन 4 को अरेंज किया था v2 के लिए, और v2 का फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को अरेंज करेंगे v1 के लिए। तो इक्वेशन 4 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 4। आप लोग उम्मीद करता हूँ पहले से लिख चुके होंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4। क्या इक्वेशन 4 थी, मैं देख के लिख देता हूँ। इक्वेशन 4 मैंने आप लोगों को लिखवाई थी u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू u2 प्लस v2 इज इक्वल्स टू u2 प्लस v2। तो हम लोगों को v2 का फॉर्मूला बनाना है, तो अरेंज किसके लिए करेंगे, v1 के लिए। कैसे अरेंज करेंगे, v1 को अलग कर देंगे, तो ये वाला u1 इधर प्लस क्या उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस u2 प्लस v2 माइनस u1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो एज किया था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग v1 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, u2 प्लस v2 माइनस u1। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर फॉर्मूला निकाला, तो फिर उस हमारा फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास v2 का। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को एज लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। देखें एक दफा दोबारा से चेक कर लेता हूँ, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा, v1 का फॉर्मूला मैंने यहाँ से बना लिया, तो v1 का जो फॉर्मूला बनाया है उसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में v1 की जगह पुट कर दूंगा, और आगे जो हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा v2 का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ, ये m1 u1 एज इट इज, m1 u1 as it is plus m2 u2 as it is equals to m1 v1 की जगह क्या आएगा, उसका पूरा फॉर्मूला क्या निकाला है, u2 plus v2 माइनस u1 ब्रैकेट क्लोज, और आगे क्या बचे, m1 लिख दिया, v1 का पूरा फॉर्मूला लिख दिया, प्लस m2 v2। ठीक है, यही चीज आगे मैंने फर्दर पूरी कंटिन्यू कर दी। अब आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, m1 u1 एज इट इज प्लस m2 u2 एज इट इज इक्वल्स टू, ये देखें m1 इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा है, इससे भी कर रहा है और इससे भी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा m1 u2 प्लस 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 m1 v2 प्लस माइनस माइनस m1 u1 प्लस m2 v2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज्यादा केयरफुली से आप लोगों ने करना है, u वाली टर्म्स को एक जगह कर देना है और v वाली टर्म्स को एक जगह कर देना है। देखिए यहाँ पर u वाली टर्म्स मौजूद है, लेकिन यहाँ पर u वाली टर्म आ गई तो इसको मैं उधर भेज दूंगा, और यहाँ पर एक और u वाली टर्म आ गई तो इसको भी मैं उधर भेज दूंगा, और v वाली टर्म्स यहाँ पर एक जगह ऑलरेडी मौजूद है। सिर्फ मुझे यहाँ पर जो दो u वाली टर्म्स है इसको मुझे उधर भेज देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, m1 u1 एज इट इज प्लस m2 u2 एज इट इज, ये प्लस का है उधर जाके क्या होगा माइनस m1 u2, ये माइनस का है उधर जाके क्या होगा प्लस m1 u1। ठीक है, और इक्वल टू के उधर क्या बचा, इक्वल टू के उधर क्या बचा हमारे पास m1 v2 प्लस m2 v2। ठीक है, ये उम्मीद करता हूं आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। मैंने सिंपल कुछ भी नहीं किया, u और u वाली टर्म्स दो इधर एग्जिस्ट कर रही थी,
इन दोनों u वाली टर्म्स को मैंने उधर भेज दिया इज इक्वल्स टू के, ठीक है, मैंने इज इक्वल्स टू के उधर भेज दिया इन दोनों को। तो देखें m1 u1 एज इट इज रहा प्लस m2 u2 एज इट इज रहा, इसको मैंने उधर भेजा तो ये हो गया माइनस m1 u2, फिर इसको भी मैंने उधर भेज दिया तो ये हो गया प्लस m1 u1। देखें अब और एक चीज हो रही है, m1 u1 प्लस का m1 u1 प्लस का 2 m1 u1 आ गए तो ये क्या हो जाएगा 2 m1 u1, ठीक है। तो m2 u2 एज इट इज माइनस m1 u2 एज इट इज, क्या बचा, ये क्या हो गया m1 u1 प्लस m1 u1 क्या हो गया 2 m1 u1, ठीक है। इस इक्वल्स टू के उधर क्या बचा m1 v2 प्लस m2 v2, ठीक है। अब कुछ कॉमन आ रहा है, बाय कॉमन हेडिंग डाल देता हूं, बाय कॉमन, कॉमन निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे, देखें यहां पर भी u है, यहां पर भी u2 है और यहां पर भी u2 है, तो u2 आ जाएगा कॉमन, u2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा m2 माइनस m1 ब्रैकेट क्लोज, फिर आगे क्या बचा प्लस 2 m1 u1 इज इक्वल्स टू, इधर भी कुछ कॉमन आ रहा है, देखिएगा v2 इधर भी है, v2 इधर भी है, तो v2 कॉमन आ गया, यहां पर मैं लिख दूंगा v2 ब्रैकेट m1, अंदर क्या बचा m1 प्लस m2, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है v2 के लिए फॉर्मूला बनाना है, सॉल्विंग फॉर v2, तो कितना आसान है, ये वाला पूरा फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा v2 का u2 m2 माइनस m1 एज इट इज प्लस 2 m1 u1 एज इट इज, ये वाला पूरा फैक्टर उधर जाके क्या हो गया डिवाइड, तो क्या हो गया m1 प्लस m2, और ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई v2 की, v2 इज इक्वल्स टू u2 m2 माइनस m1 प्लस 2 m1 u1, और ये वाला पूरा फैक्टर उधर डिवाइड में आ गया m1 प्लस m2, तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया v2 का। और इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, देखिए ये वाला डिवाइड में ये पूरा इसके साथ भी है और ये वाला डिवाइड में पूरा इसके साथ भी है, तो मैं ब्रेक करके लिख देता हूं जैसे वहां पर लिखा था v2 एज इट इज इक्वल्स टू u2 m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 2 m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये देखेंगे डिवाइड में पूरा, ये डिवाइड में पूरा इन दोनों के साथ है, तो मैंने सिर्फ अलग अलग करके लिख दिया, ये डिवाइड में इन दोनों के साथ है तो इसको मैंने इसके साथ भी ब्रेक करके लिख दिया और इसको मैंने इसके साथ भी ब्रेक करके लिख दिया, क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों के साथ था तो मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने v2 का फॉर्मूला बना लिया u2 m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2 m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने जाकर v1 और v2 का फॉर्मूला बना लिया। वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, तो इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं वो थोड़े बहुत आसान हैं, बहुत ज़्यादा आसान है वो स्पेशल केसेस, अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई, वो स्पेशल केसेस में जो है वो इन्हीं का फॉर्मूला लग रहा होगा, तो उसको मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बहुत जल्द आप लोगों के लिए नई वीडियो बनाकर उसमें नई वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं स्पेशल केसेस के ऊपर। यहाँ पर जाकर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इस डेरिवेशन की आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को बहुत इजी वे में मैं डिलीवर कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए मैं व्हाट्सएप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। बहुत जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिजिक्स विद अली को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।